अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ और इसका एक रेशियो लेता हूँ साइन का, मतलब कि मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो निकालना चाहता हूँ। किस एंगल के रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट, मतलब ये वाला, ये जो एंगल है इसके रिस्पेक्ट में मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो पी बाई एच का जो रेशियो है ये भी कांस्टेंट रहेगा। और इसी हिसाब से हम लोग ये 8.3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे, जो कि एक एंगल पर स्पेसिफिक एंगल लेंगे हम लोग, और उस स्पेसिफिक एंगल पर क्या क्या वैल्यू आती हैं उसको हमें याद रखना होता है। कौन कौन से एंगल हैं? 30 का एंगल, 45 का एंगल, 60, 90 और 0। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 5 एंगल्स हैं और ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। हम ये पता करना चाहेंगे कि अगर साइन ए में ए की वैल्यू 30 हो जाए तो इस पी बाई एच की वैल्यू क्या होगी। फॉर इंस्टेंस मैं बता दूं 1/2 होगा। ठीक है, बस यही चीज हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में पढ़ेंगे। सो हाय, आई एम रविंद्र शर्मा, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स सिंस 2018। 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी बुक है उसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसका टॉपिक 8.3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स ये पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। अच्छा, एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, वही हमारी चाय का एग्जांपल। अगर आपको स्वादिष्ट चाय चाहिए तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या रखा जाता है? 1:2। ठीक है, अगर आपने शर्त चेंज कर दिया और कहा कि नहीं नहीं हमें कम स्वादिष्ट चाहिए, तो उस वक्त हमारा जो वाटर और मिल्क का रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए? वो 1:2 नहीं होगा, वो 1 हो जाएगा, सीधे 1 हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि इस 1 के नीचे एक 1 छिपा रहता है, आपको पता है। यानी कि जितना वाटर उतना मिल्क डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हो कि नहीं, आपने फिर से कंडीशन चेंज कर दिया। आपने कहा कि नहीं हमें स्वादिष्ट चाय चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए ट्रेन की चाय। तो ट्रेन की चाय में वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होता है, बता सकते हैं? भाई वाटर ही वाटर होता है, मिल्क तो कुछ होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप ट्रेन की चाय में वाटर और मिल्क का रेशियो ढूंढने जाएंगे तो ये एक अपरिभाषित चीज होगी। क्या होगी? अपरिभाषित। तो ध्यान रखिएगा, आप एक ऐसी जगह रेशियो ढूंढने जा रहे हैं जहां पर रेशियो का एक कंपोनेंट ही नहीं है, तो वो तो अपरिभाषित हो गया ना, आप रेशियो ढूंढ कैसे सकते हैं उसमें। खैर, एक और चीज देखिए, अगर आपने कहा कि नहीं हमें अति स्वादिष्ट चाय पीनी है, मतलब कि बहुत ही डिलीशियस, अति स्वादिष्ट चाय में वाटर और मिल्क का रेशियो फिर क्या हो जाएगा? वाटर 0 रह के रहेगा और मिल्क जो है वो 1 रह जाएगा। क्लियर? या फिर जितना रखना चाहे उतना रखिए। क्या इस कंडीशन में मैं इसको अपरिभाषित कह दूं? नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो इसमें मैं 0 कह सकता हूँ कि मिक्सचर नहीं है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। ये स्वादिष्ट चाय तो बनेगी, बस ये है कि इसमें वाटर नहीं है, बट मिल्क तो है, तो चाय तो बनेगी। तो एक्चुअली में चाय परिभाषित तो हो गई ना यहाँ पर, चाय यहाँ पर क्या हो गई? परिभाषित हो जाएगी। आपको क्या चाहिए? अति स्वादिष्ट चाय चाहिए, चाय में वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो अति स्वादिष्ट चाय परिभाषित तो हो गई ना, आपको चाय मिल तो गई, लेकिन क्या उसमें आपको रेशियो मिला पानी का? नहीं मिलेगा। ठीक, तो रेशियो तो 0 है लेकिन परिभाषित है। ठीक, उसी तरीके से अगर आपने कहा कि ट्रेन की चाय चाहिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल्क तो उसमें जरा सा भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको चाय मिलेगी। तो बिना मिल्क का चाय परिभाषित नहीं होगा, बिना पानी का चाय रहेगा तो परिभाषित होगा, लेकिन बिना मिल्क की चाय परिभाषित नहीं होगी। अब भले ही ये पूरा उदाहरण आपको हास्यास्पद लगा हो, कॉमेडी टाइप का लगा हो, लेकिन इसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 1/0 लिखा है मैंने और इसको मैं अपरिभाषित कह रहा हूँ।
मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स एक कोडिफाइड लैंग्वेज होता है, तो 1/0 अपरिभाषित तो है, लेकिन इसको फिर कोडिफाई किया जाता है इस सिंबल से इसको कोडिफाई कर दिया जाता है। और ये सिंबल होता ही है किस चीज़ का? अनडिफाइंड आएगा। तो आप देखेंगे कि tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड आएगा, और वहाँ पर यही चीज़ होगी, 1/0 हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप कहीं कहीं देखेंगे, जैसे tan 0 की वैल्यू आप देखेंगे तो वहाँ पर 0/1 आएगा, जिसकी वैल्यू को हम 0 लिखेंगे, ठीक है। भले ही आपको उतना सीरियस एग्जाम्पल ना लग रहा हो, लेकिन इसकी वैल्यू सीरियस है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खौफनाक से टेबल को शो करने के लिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक में ये रहा, टेबल नंबर 8.1। अगर आप इस टेबल नंबर 8.1 में देखेंगे तो ये ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, या हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान लो अगर आपने इस एंगल को ए लिया है तो। साइन ए का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोले ठीक। टैन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर ये कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या हो जाएगा? तो कोसेक हो जाएगा अपना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। ये जो टेबल है ना, इसको मैं सीधे समझा रहा हूँ कि अगर आपका ये जो एंगल ए है ये 0 हो गया, अगर आपका एंगल ए 0 हो गया तो उस कंडीशन में ये जो P/H की वैल्यू है ये 0 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका एंगल ए 30 डिग्री हो गया, मतलब कि 30 डिग्री मतलब क्या? एक अच्छा सा ट्राइंगल आपको मिलेगा 30 डिग्री पर, तो उस कंडीशन में आपको जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो 1/2 मिल जाएगा, ठीक। अगर आपने 45 डिग्री एंगल का एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिला, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 1/√2 हो जाएगा। इसी तरीके से √3/2 हो जाता है अगर आपका जो 60 डिग्री के वैल्यू का कोई ट्राइंगल है तो। और अगर आपका साइन ए में ए की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो =1 हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा कॉस का। तो देखो, अब इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक। क्या बताऊँगा? ट्रिक। अब ट्रिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही। उस ट्रिक में कुछ मसाले यूज़ होते हैं, कुछ स्पाइसेस होते हैं। उन स्पाइसेस को पहले समझ लेते हैं, फिर उस ट्रिक पर अप्लाई कर देंगे। अब स्पाइसेस में क्या कह रहा हूँ? मतलब कह रहा हूँ मैं कि एक कुछ फॉर्मूले, स्पाइसेस का मतलब फॉर्मूले, सम बेसिक फॉर्मूले। देखो, हमने कहा था कि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये भी कहा था कि इसका उल्टा कोसेक ए होता है, कहा था ना पिछले क्लास में। तो अगर उल्टा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पूरी बात को, इस पूरे बात को मैं एक फॉर्मूले के हिसाब से एक चीज लिख सकता हूँ। क्या है वो फॉर्मूला? साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए, ठीक है। समझा देता हूँ कैसे। देखो, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर ला दिया और इक्वल टू का सिंबल डाला, और ये जो 1 है यहाँ पर मैंने 1 रखा, और ये जो सबसे बड़ा वाला अपॉन का सिंबल है वो यहाँ पर रखा। कोसेक ए का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पर देखो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप स्किप कर सकते हो अगर आपको समझ में आ चुका है तो, ठीक है। और अगर आपको इसका बेसिक पता हो तो ये जो परपेंडिकुलर है यानी पी जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और हाइपोटेनस एज इट इज़ नीचे ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ज़रा ध्यान देंगे आप तो ये है हमारा साइन ए का रेशियो, और ये है कॉसेक ए का रेशियो। सॉरी, यहाँ पर है कॉसेक ए का रेशियो,
तो जैसे ही कोसेक ए के रेशियो को 1 में किया गया तो वो साइन ए के रेशियो के बराबर आ गया। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेक ए। क्लियर है। अब जिस प्रकार से ये साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेक ए हुआ है, उसी प्रकार से एक और चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जो है कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए। और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कॉस ए 1 सेक ए के बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो tan ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए। tan ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए। तो ये सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये 3 बेसिक से फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना है। और इसके बाद एक बहुत ही यूज़ होने वाला, बहुत ही यूज़फुल है एक फार्मूला, जो कि है tan ए इज इक्वल टू साइन ए होल अपॉन कॉस ए। ये ध्यान रखना, तो इसको याद रखना है। और उसके बाद क्योंकि हमें पता है tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो कितने हमारे पास मसाले आ गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो टोटल 5 यहाँ पर हमारे पास मसाले, या फिर यूँ कह दे कि फॉर्मूले आ गए हैं। अब देखो, इन सब फार्मूलों को ना आप लोड लेकर के याद मत करना, क्योंकि हम लोग जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, अपने आप ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा टाइम आपका लूँगा इसको प्रूफ करने के लिए कि भाई आखिर tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए कैसे हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं। देखो, tan ए अगर आपको पता होगा कि हाँ, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, और ये अगर हमने ए ले लिया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने इस वाले एंगल को ए ले लिया, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाता था, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और यहाँ से tan ए का जो वैल्यू है वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता था। ठीक, अब अगर हम यहाँ से साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेकर के आ गए, है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू यही लेकर के आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए है। तो देखो, उसको लाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन ए को हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लेकर के कहेंगे कि साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये जो होल अपॉन का सिंबल है, ये जो होल अपॉन का सिंबल है यहाँ पर अब लगेगा, ये होल अपॉन का सिंबल लग गया। और उसके बाद हम लिखेंगे कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस हाइपोटेनस से इस हाइपोटेनस को मैंने काट दिया, ये कैंसिल हो जाता है। और अगर आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आता, तो एक छोटा सा मैं शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर एक मैं 5 मिनट का वीडियो जिसमें कि कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए या फिर पूरे मैथमेटिक्स के लिए, तो वो उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, तो अब देखो आप, हाइपोटेनस यहाँ पर भी, हाइपोटेनस यहाँ पर भी, ये कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखो, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये किस चीज़ का रेशियो है, tan का रेशियो है। तो हो तो गया, हमने सॉल्व तो कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सही है, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक ट्रिक सीखेंगे, और इस ट्रिक से ये जो टेबल है इसको हम लोग बहुत ही इजीली बना देंगे। ठीक है, अब ट्रिक में आपको एक चीज़ याद रखना है, बोले क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू होल रूट ऑफ x अपॉन 4। ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक टेबल ड्रॉ करनी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ का जो भी मतलब एंगल दे करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। हम पहले ट्रिक में एक चीज़ याद रखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालने के लिए ये फार्मूला चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको हमेशा याद रह गया तो आप सभी निकाल लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एंगल कितना होता है, 0 होता है, 0 डिग्री। उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री,
उसके बाद आता है 60 डिग्री और एट द एंड देयर विल बी अ 90 डिग्री वैल्यू। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो सबसे पहला है वो होता है साइन, है ना। उसके बाद हम लिखते हैं कॉस, उसके बाद टैन, टैन के बाद कॉट होता है। थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे कॉट, उसके बाद हम लिखेंगे सेक और लास्ट में कोसेक। अच्छा, अब देखो ये जो x की वैल्यू है 0 के लिए 0 रख देना, x की वैल्यू 0 के लिए 0, 30 के लिए 1 रख देना x की वैल्यू, 45 के लिए 2 रख देना, है ना, और 60 के लिए 3 रख देना और 90 के लिए 4 रख देना। मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4 ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले में आपको x की जगह 0 रखना है। अगर आपको 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो ठीक, 30 की वैल्यू चाहिए तो x की जगह 1 रखना है। हमने कहा चलो ठीक है, अब बातें बहुत हो गई और काम पर ध्यान देते हैं अब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू। तो हम कहेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको तब मिल जाएगी जब आप इस ट्रिक के x की जगह 0 रखो और 4 तो 4 ही रहेगा, इसको सॉल्व कर ले जाओ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0/4 की वैल्यू 0 मिलेगी और रूट में लोगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। क्लियर, ठीक। अब हमने कहा नहीं, अब हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। 30 डिग्री के लिए मैंने x की वैल्यू रखने को क्या कहा है 1, तो 1/4 आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1/4 तो अब फर्दर कैंसिल होगा नहीं, तो ये रूट लगेगा 1 पर, यही रूट लगेगा 4 पर, रूट 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आते हैं साइन 45 डिग्री पर। ये क्या है, रूट ओवर x की जगह मैंने क्या रखने को बोला है 45 के लिए, ये देखो मैंने 2 रखने को बोला है। ठीक है, 30 के लिए 1 रखने को बोला था और 45 के लिए 2 रखने को बोला है, तो यहाँ पर 2 होल अपॉन में 4। अब देखो रूट की वैल्यू बाद में पहले ही इसको कटाना पड़ेगा ना, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा होल रूट में ही 1/2। अब हम इस पर रूट अप्लाई करेंगे तो रूट ओवर 1 और फिर रूट ओवर 2। रूट ओवर 1 की वैल्यू तो 1 ही रह जाएगी, लेकिन रूट ओवर 2 की वैल्यू एज इट एज लिखी जाती है क्योंकि इसका कोई कंप्लीट रूट मिलता नहीं है, रूट 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 के लिए मैंने होल रूट में बोला है x की जगह 3 रखने को, ठीक है ना, ये 3 है, यहाँ पर देखो आप 3 रखने को बोला है मैंने, तो ये रहा 3 होल अपॉन 4। ये फर्दर कैंसिल नहीं होगा, तो रूट ओवर 3 और इधर रूट ओवर 4, और जैसे ही रूट ओवर 4 की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट ओवर 3 होल अपॉन 2। तो 60 की वैल्यू क्या हो गई, रूट ओवर 3 होल अपॉन 2, और 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू इज इक्वल टू होल रूट ओवर 4/4 होगा, क्योंकि मैंने x की जगह 4 रखने को बोला है। इसमें x की जगह मैंने क्या रखने को बोला है, यहाँ ग्रीन कलर में देखो 4 रखने को बोला है, तो ये रूट ओवर पहले ही कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और बराबर आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, कॉस की वैल्यू अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने साइन की सभी वैल्यूज़ को निकाल लिया। क्यों, क्योंकि देखो हम ये क्रिस क्रॉस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ला करके यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ जो 60 की वैल्यू है इस वैल्यू को ला करके यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 3/2। अब ये जो 45 डिग्री की वैल्यू है इसके लिए हम इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, यही एज इट एज उतर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर ये जो 30 की वैल्यू है ये इस तरफ जा कर के क्रॉस हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और फिर जो 0 की वैल्यू है ये बिल्कुल वैसे ही जा कर के यहाँ पर प्लेस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम tan की वैल्यू सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर यूज़ होगा हमारा फॉर्मूला यानी कि मसाला। आइए देखिए,
देखिए हमने यहाँ पर अभी अभी सॉल्व किया था कि tan a इज इक्वल टू क्या होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है। यानी कि साइन की वैल्यू ऊपर रखनी है, कॉस की वैल्यू नीचे रखनी है, वो tan की वैल्यू हमें दे देगा। हमने कहा ठीक है लाओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे रफ वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो तो ये क्या है, ज़ीरो है, साइन की वैल्यू है और अपॉन में कॉस की वैल्यू है, और अपॉन में पहले ही मिल रहा है तो सीधे सीधे रख दो। सॉल्व करोगे तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसमें देखो ये 1/2 और होल अपॉन अगर इसको मान लो तो ये √3/2 और 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, ठीक है। अब इसमें क्या है 45 में जितना ऊपर उतना नीचे पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। फिर 60 डिग्री में ऊपर भी √3/2 है, नीचे 1/2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा √3/1। लेकिन इस 1 को तो लिखा नहीं जाता तो सिंपली हम √3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/0 है, ये क्या है 1/0 है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप ₹0 का पहला भाग तो निकाल सकते हो, यहाँ पर जो था ₹0 का पहला भाग निकाल सकते हो, तो ₹0 का पहला भाग क्या होगा, शून्य ही तो होगा, तो आंसर ये आ गया। लेकिन क्या आप ₹1 का शून्यवा भाग निकाल सकते हो, यानी 0th पार्ट ऑफ ₹1 निकाल सकते हो? नो, यू कैन नेवर फाइंड दैट। यानी कि ₹1 का शून्यवा भाग कोई होता नहीं है, इसीलिए ये अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो जिस तरीके से हमने साइन और कॉस में क्रिस क्रॉस किया था, यहाँ पर भी हम क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिस क्रॉस करूँगा, आप चाहो तो आप कॉट का जो फॉर्मूला था कॉस अपॉन साइन उसको भी रख करके सॉल्व करोगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, फिर यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर एज इट इज़ 1 रह जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू में हम 1/√3 लिखेंगे और कॉट 90 की वैल्यू हम यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। लाइन भी खींच देते हैं इनमें, ये कॉट के लिए हमने काम ख़त्म कर दिया। अब सेक और कोसेक का हमें काम करना है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने कॉस ए की वैल्यू निकाल रखी है तो बस उसको उठा कर मतलब उलट पलट दो तो आपको सेक ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ये इसी बात को कह रहा है कि अगर आपने कॉस ए की वैल्यू निकाल रखी है तो सेक ए की वैल्यू निकल जाएगी, आप उसका 1/, कर दो, ठीक। यानी कि डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें सेक में 0 की वैल्यू चाहिए, सेक में 0 की वैल्यू चाहिए। और हमने अभी अभी देखा कि सेक जो होता है, सेक वो कॉस का उल्टा होता है। तो ये कॉस में 0 की वैल्यू क्या है 1 है, और इसको 1/1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही तो आएगा ना। तो सेक में 0 की वैल्यू 1 रह जाएगी, ठीक। उसके बाद 30 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस में 30 की वैल्यू देखो, आपको कॉस में 30 की वैल्यू √3/2 मिलेगा। सेक के लिए आप क्या करो, 2 को ऊपर लिख दो, √3 को नीचे लिख दो। तो ये रहा 2 को ऊपर लिख दिया, √3 को नीचे लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसको 1 में ब्लैक में लिख देता हूँ। अब देखो इसमें सेक में 45 की वैल्यू चाहिए, तो आप कुछ मत देखो, कॉस को देखो, कॉस में 45 की वैल्यू 1/2 है, पलट दो तो क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 को सिंपली 2 लिख देते हैं हम लोग। फिर सेक में 60 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस में 60 की वैल्यू देखो, सॉरी कॉस में जो 45 की वैल्यू है वो √2 है, तो यहाँ पर भी √2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। सेक में 60 डिग्री की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप क्या देखो, कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू देखो, तो उसके लिए क्या होगा 1/2। 1/2 को अपॉन में कर दोगे, यानी कि 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो सिंपली 2 हो जाता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर देखो, कॉस में 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, यानी कि 0/1 है। और अगर आपने इसको पलट दिया, अगर आपने इस 1 को पलट दिया 0 पर और 0 को पलट दिया 1 के पास, तो क्या हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पर। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, आप लास्ट वाले पार्ट को क्रिस क्रॉस करके भी लिख सकते हो, या फिर साइन का भी अपॉन में, मतलब कि साइन को उलट करके भी लिख सकते हो, इन्वर्स, साइन का इन्वर्स भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रिस क्रॉस करके लिखता हूँ
आप इन्वर्स करना चाहो तो कर देना, वो वैल्यू सेम आएगी। तो कोसेक 0 की वैल्यू के लिए मैं सेक का 90 वाला वैल्यू यहाँ पर रख दूँगा। फिर ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो 2 यहाँ पर, ये तो कोई क्रिस क्रॉस मानता नहीं है, तो √2 की वैल्यू है वो एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगी, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी तो वो हो जाएगा 2/√3, और ये 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अभी अभी हमने ये बहुत ही बड़ा सा काम जो था ये कर दिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया आप दोबारा देख लो, क्योंकि आप 1 से 2 बार देखोगे ना, मतलब समझ में तो एक बार में ही आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लो। हो सकता है ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अगर आपने दोबारा देख लिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप ये कभी नहीं भूलोगे। ये टेबल पूरा आपके माइंड में छप जाएगा, वो भी सीधा। एक बार जल्द से जल्द हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को सीधे सॉल्व करने जाएंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले कहा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ना है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वो वैल्यू जो कि स्पेसिफिक एंगल्स पर होती हैं वो पढ़ना है। हमने कहा कौन कौन सा स्पेसिफिक एंगल, तो भैया हमें पढ़ना है 0 वाले डिग्री पर, फिर 30 के डिग्री पर क्या होता है रेशियो की वैल्यू, फिर 45 डिग्री के वैल्यू पर क्या होता है रेशियो का वैल्यू, 60 पर क्या होता है और 90 पर क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। तो कौन कौन सा पढ़ना है, हमें साइन का भी पढ़ना है, कॉस का भी पढ़ना है, टैन का भी पढ़ना है, और सेक कोसेक, कॉट सेक कोसेक, इन सब का पढ़ना है। हमने कहा ठीक है, तो इसको बुक में कहा गया है कि भाई अगर आपको इसको पढ़ना है तो भाई ये तो इस टेबल में हमने दिया है, लेकर के पढ़ लो। हमने कहा कि भाई इस टेबल को याद करना पड़ेगा। टीचर ने बोला या एनसीईआरटी वालों ने बोला कि हाँ भाई आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप याद रखोगे तभी तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो कि एक्सरसाइजेज में हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन इसको याद करना तो बहुत कठिन है। तो उस बीच में मैं आया, है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को याद रखना, है ना, कि भैया साइन ए इक्वल टू 1/cos होता है, cos ए इक्वल टू 1/sec ए होता है, ठीक है। उसके बाद tan ए इक्वल टू 1/cot ए होता है। फिर मैंने एक और बताया कि tan ए इक्वल टू sin/cos भी होता है, और cot ए इक्वल टू cos/sin होता है। जब आपको ये 5 फॉर्मूले बता दिए मैंने, फिर मैंने कहा कि अब आप इन सब का वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, sin थीटा इक्वल टू x/4, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो x की वैल्यू है 0 के लिए 0 रहेगी, 0 के लिए 0 रहेगी, 30 के लिए 1 रहेगी, 45 के लिए 2 रहेगी, 60 के लिए 3 रहेगी, और 90 के लिए 4 रहेगी, ठीक है। फिर मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली तो कॉस की वैल्यू निकाल दोगे आराम से। टैन की वैल्यू कैसे निकलेगा, sin/cos, वो भी निकल जाएगा। कॉट की वैल्यू क्रिस क्रॉस करके निकाल दो, या फिर cos/sin करके निकाल दो, तुम्हारी मर्जी। सेक ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसका उल्टा करके, इन्वर्स करके, उल्टा मतलब इन्वर्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। और फिर कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन क्रॉस करके या फिर सेक पर क्रिस क्रॉस करके। तो आपका ये टेबल पूरा तैयार हो गया। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करने चलेंगे एक्सरसाइज को। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है भाई sin 60 इंटू cos 30, ओके, प्लस sin 30 इंटू cos 60 की वैल्यू को इवेल्युएट करो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा भाई हमारे पास ये जो टेबल थी इसमें हमने देखा है कि जो cos 30 की वैल्यू है वही sin 60 की वैल्यू है, और जो sin 30 की वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू है। हमने देखा है ना, ठीक। तो इसका तो एक यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि sin 60 की वैल्यू अचानक से कोई पूछ दे तो कैसे आएगा। भाई देखो, अगर अचानक से कोई पूछ दे ना तो ऐसे मन में भी सॉल्व कर सकते हो। √60 के लिए मैंने क्या बोला था, उंगली पर गिन लोगे। 0 मतलब 0, 30 यानी कि 1, 45 यानी कि 2, और 60 यानी 3, तो 3 होल/4।
इसको सॉल्व करोगे तो √3 अपॉन में √4 की वैल्यू 2, तो आ गई sin 60 की वैल्यू √3/2, और यही cos 30 की वैल्यू होगी। क्लियर? तो चलो रख देते हैं √3/2 इंटू √3/2, हमने कहा ठीक है, प्लस में sin 30 की वैल्यू क्या था, तो sin 30 की वैल्यू हमने कहा था x/4 में 30 को हमने क्या रखने को कहा था, 1 रखने को कहा था, क्योंकि 0 तो 0 था और 30 की जगह 1 था, 1/4। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो √1 का वैल्यू 1 और √4 की वैल्यू 2, तो 1/2 आ गया। और जो वैल्यू sin 30 का होता है वही वैल्यू cos 60 का होता है, ये भी हमने अभी अभी टेबल में देखा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 1/2 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, लिखना तो पड़ेगा 1/2 इंटू 1/2। अब देखो सीधा सा इसका फंडा होता है कि अगर आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी फ्रैक्शन के साथ किसी दूसरे फ्रैक्शन में, तो जो न्यूमरेटर है, जो अंश हैं, वो आपस में गुणा होकर के अंश में ही बैठ जाएंगे, और जो डेनोमिनेटर हैं वो आपस में गुणा होकर के डेनोमिनेटर में ही बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? प्लस में 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 या 2 2 ज़ा 4। अब हमने कहा कि भाई यहाँ पर ना हम एक चीज़ देख रहे हैं, बोले क्या, इस वाले फ्रैक्शन और इस वाले फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम डेनोमिनेटर में तो 4 रखेंगे और इन दोनों को नॉर्मली जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने का ही निशान है। तो आ जाएगा 4, और जैसे ही आएगा ये कट जाएगा, और कट करके क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो, अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ध्यान से आपने देख लिया, तो आप 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर भी उड़ा दोगे। लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं फर्स्ट का 5th पार्ट खुद से करूँगा, है ना, अभी करूँगा। और ये जो 3rd पार्ट है और ये जो 4th पार्ट है ये आप लोग। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट अभी मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, और 5th पार्ट भी मैं करूँगा। 3rd और 4th आप लोग करना। अच्छा, अगर आपको ऐसा डर लगे कि सर आप जो हमें होमवर्क एज अ रिवीजन वर्क दे रहे हो वो हम लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए या मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं इसका सॉल्यूशन कहाँ से देखूँगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म होगा तो एक जो वीडियो होगी उसमें मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस का टॉपिक डाल करके सभी को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। तो ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हम लोग बाद में लगाएंगे, पहले tan 45 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, tan 45 डिग्री, और उसके बाद स्क्वायर लगेगा, प्लस फिर से यहाँ पर पहले ही cos 30 निकाल लेंगे और उसके बाद जाकर के स्क्वायर लगेगा, और माइनस sin 60 निकाल लेंगे, उसके बाद स्क्वायर लगेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय tan 45। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर 45 आ जाता है ना तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बोले क्यों? क्योंकि अगर हम साइन और कॉस की बात करें तो दोनों की वैल्यू 45 पर तो सेम है। बोले हाँ, हमें ये भी पता है कि tan 45 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू है, तो कट करके तो 1 आ जाएगा ना, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू चाहिए? बोले हाँ, तो sin 60 की वैल्यू निकाल लो। बोले क्यों? क्योंकि क्रिस क्रॉस के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको cos 30 चाहिए तो sin 60 का वैल्यू निकालो, वही cos 30 होता है। बोले ठीक है, sin 60 निकालने के लिए
अपने ट्रिक वाला जो फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू क्या रखने को बोला था, मैंने 3 रखने को बोला था। तो √3 और होल अपन √4 आ जाता। √4 क्या होता है, 2 हो जाता है। तो √3 होल अपन 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर होगा। माइनस में फिर sin 60 और cos 30 मैंने बोला अभी कि दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम अपना अर्थमेटिक वाला माइंड लगा करके सॉल्व कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बॉड मैथ यूज़ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। प्लस रहेगा यहाँ पर, ये स्क्वायर करेगा यहाँ पर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, फिर इसका भी 3/4। अब देखो यहाँ पर ये जितना प्लस में है ना उतना ही यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, और बेचारा कौन बच गया, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर कि भैया हमने इसका आंसर निकाल लिया, इसका आंसर क्या है, 2 है। तो ये भी हो गया। अब मैं सीधे 5th पार्ट को कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। बोले ठीक है। अब देखो क्या है 5th पार्ट, ये 5 cos स्क्वायर 60, फिर 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। हमने कहा कोई बात नहीं, इसको करेंगे। और उसके होल अपॉन में है sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। हमने कहा ठीक है भाई, लाओ कर लेते हैं इसको भी, ये कौन सी बड़ी बात है। 5 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 का स्क्वायर। ठीक है ना, मैं ऐसे लिखूँगा, क्यों, क्योंकि वही वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर 4 मल्टीप्लाई करके sec 30 की वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस में tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर, और इसका होल अपन लगाएंगे और नीचे लिखेंगे sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर, और फिर प्लस लिखा है तो प्लस cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर। हमने कहा ठीक है। अब देखो cos 60 की वैल्यू चाहिए, क्रिस क्रॉस रूल क्या कहता है, sin 30 की वैल्यू के लिए जाओ। sin 30 की वैल्यू के लिए ये जो हमारा था (x/4), यहाँ पर x की वैल्यू के लिए क्या रखते थे हम लोग, 30 की वैल्यू के लिए 1/4, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। ये पहला लाइन सॉल्व हो रहा है, ये दूसरा लाइन है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, 4 है तो यहाँ पर 4। sec 30 का स्क्वायर चाहिए इसको। sec 30 का स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रास्ता लंबा है, लेकिन याद आ जाएगा। हमने कहा था कि sec की वैल्यू को निकालने के लिए cos की वैल्यू पर ध्यान दो। जो भी cos की वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, 1 कर दो, तो sec की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन cos की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने कहा था sin की वैल्यू पर ध्यान दो। जो भी sin की वैल्यू है क्रिस क्रॉस रूल से cos की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको sec में क्या चाहिए, 30 की वैल्यू चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू के लिए आप 1/cos 30 लोगे ना, तो ये 30 चाहिए। लेकिन क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग sin में क्या चाहिए, 60 चाहिए। ठीक है ना, तो जो भी sin 60 की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और उसका पुट करने के बाद न्यूमरेटर का मतलब नीचे उठा करके ऊपर और ऊपर का उठा करके नीचे रख देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वही sec 30 की वैल्यू होगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाओ और फिर से इस एक्सप्लेनेशन को सुनो। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि sin 60 की वैल्यू को निकाल देना है। और साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमने तो आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, (x/4), और 60 के लिए गिनती के अकॉर्डिंग x = 3 आ जाता है (4), और दोनों पर अगर आप रूट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, (3/2). अच्छा, तो (3/2) बोले हाँ, इसी को हम पलट देंगे, क्योंकि ये तो अभी ये cos की वैल्यू आई है ना, और हमने कहा है कि इसके वैल्यू को क्या करना है, पलट देना है। अच्छा, तो इसी को हम लोग पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो sec 30 की वैल्यू यही होगी,
बात समझ में आ गई? क्या था वैल्यू? 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि sec 30 का स्क्वायर भी तो बोला है। माइनस में tan 45 कुछ नहीं होता, 1 होता है, होल अपॉन 1। और फिर यहाँ पर ऐसा होल अपॉन का सिंबल डालेंगे। sin 30 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था क्रिस क्रॉस रूल से कि भैया cos 60 चाहिए तो sin 30 को जाओ, और sin 30 की वैल्यू ये रही, क्योंकि cos 60 और sin 30 क्या होता है? सेम होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में cos 30 की वैल्यू यानी कि sin 60 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, बात ख़त्म। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो 5 × 1/4 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखोगे ना। फिर प्लस का सिंबल है, तो प्लस कहाँ पर प्लस का सिंबल है? तो ये जो प्लस का सिंबल है ना, इसी को मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर 4, क्योंकि प्लस के बाद 4 है। फिर रूट में फिर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो 2/√3 है। जैसे ही आप स्क्वायर दोनों पर अप्लाई करोगे तो 2 का हो जाएगा 4। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, पहले ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई दे देना है। उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली 3। फिर माइनस रखेंगे और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम होल अपॉन का सिंबल डालेंगे और यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब थोड़ा इसको ऊपर करते हैं और इस पर ज़रा ध्यान देते हैं। अब देखो, ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, ये अकेला 5 नहीं है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ध्यान रखना। फिर वैसे यहाँ पर ये जो आपको 4 दिख रहा है, ये 4 अकेला नहीं है, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है और इस 1 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है। अगर आप बोर्ड मैथ्स का रूल यूज़ करोगे तो पहले इस मल्टीप्लिकेशन को करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो चलो इस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में ही हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 5 × 1 दैट इज़ 5। हमने कहा ठीक है, हो गया 5 होल अपॉन। इस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो वो भी 4 हो गया। प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल लिख दिया। अब फिर ये 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 4 दैट इज़ 16, और ये 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, और माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 1/1 दैट इज़ 1 सिंपली रख दे रहे हैं। इसका फिर होल अपॉन का सिंबल लगेगा और यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस तो करना है, हम देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हम सिंपली यहाँ पर डेनोमिनेटर लिखेंगे और 1 3 को नॉर्मली ऐड कर देंगे, कोई एलसीएम का दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दोगे अगर आप, तो ये जो 4/4 है ना, ये आपस में ही कट जाएंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ये जो टोटल वैल्यू है इसके होल अपॉन में ये 1 है, तो हमें अब इस होल अपॉन के सिंबल को देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे 1 आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम अगले लाइन में लिखेंगे 5/4 + 16/3 - 1, और यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसका 1 मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अब एलसीएम लेना पड़ेगा और जो भी ये इसकी वैल्यू आएगी वही हो जाएगा। तो इस सब का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं इस 4 से इस 12 को डिवाइड, जो वैल्यू आती है उसको इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 से 12 को डिवाइड करोगे आ जाएगा क्या 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 3 × 5 = 15 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये हो गया 15। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर उतर जाएगा, प्लस उतर गया। अब फिर से इस 3 को इस 12 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उससे गुणा करेंगे इस 16 में, ठीक है।
तो 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो 64 आएगा, और ये 64 एज इट इज़ यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर उतरेगा, और फिर इस 1 से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, और इस 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 ही आएगा, और वो 12 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 12। क्या इतना बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करते हैं कि जो प्लस वाले सिंबल जो भी हैं सबसे पहले उनका व्यवस्था कर देते हैं। तो 15 और 64 जो है प्लस में है, उसको जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 79, और फिर 12 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर 12 एज इट एज रह जाएगा। फिर 79 में से 12 जाएगा तो 67 हो जाएगा, और अपॉन में 12 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो ये जो आंसर है ये हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे 67 अपॉन में 12 हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोग सॉल्व करोगे, और अगर हो सके तो कमेंट में इसका आंसर मुझे दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम लोग करेंगे। 2 टाइम्स tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या थी हमारी? 1/√3, और होल अपॉन में कह रहा है कि 1 प्लस tan 30 है ना, 1 प्लस tan 30, tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बोले हाँ, तो 1/√3 का स्क्वायर ही तो बोल रहा है। ठीक है, कर देते हैं इसको भी। तो देखो अगर आप इसका ब्रैकेट तोड़ करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि इस 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 से मल्टीप्लाई होने पर एज इट एज लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 होल अपॉन में √3। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा वाला होल अपॉन लगेगा। इसका स्क्वायर जब इस पर और इस पर जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इस 1 को लिख लेते हैं प्लस में 1/3। ठीक है, अब देखो इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके जितना होगा वो प्लस कर देंगे इस 1 में, और न्यूमरेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में 3 ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये नियम होता है। उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले ऊपर वाले को तो लिख दें। तो ये जो है 2 अपॉन में √3, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2 अपॉन √3 होल अपॉन में 3 × 1 दैट इज़ 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और अपॉन में 3। अच्छा, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है, और इस एक √3 से इस एक √3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, और नीचे बच जाएगा √3। सिर्फ इतना ही नहीं, इस 2 को इस 4 से 2 बार में कैंसिल कर देंगे, और ऊपर बच जाएगा 1। तो हम अब लिखेंगे 1 अपॉन, क्योंकि ये कट गया है ना, √3 तो कट गया है, तो 1 लिख दिया जाएगा, और होल अपॉन का सिंबल डाल करके यहाँ पर बचा है 2, तो लिखा जाएगा 2 और अपॉन में √3। ठीक है, अब इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो क्या हो जाएगा √3, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं, मैच कराते हैं कौन सा मैच हो रहा है। तो √3/2 तो है, लेकिन ये √3/2 ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन ने कहा है कि भैया आपको ये भी पता होना चाहिए कि A, B, C और D में कौन सा उसकी वैल्यू है। तो हमने कहा ठीक है, √3/2 भाई देखो sin 30 की वैल्यू तो होती है 1/2, और जो sin 30 की वैल्यू वही cos 60 की वैल्यू, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब या तो tan 60 या sin 60। तो देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए की वैल्यू ही होती है √3/2। ओके, 2 का 1 है। ठीक है, 2 का सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो।
नहीं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पर कर दूंगा। देखो tan स्क्वायर 45 है, क्या होता है 1 ही तो होता है, स्क्वायर में भी करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 - 1 दैट इज़ 0, और होल अपन में 1 + 1 दैट इज़ 2। मेरे भाई एक बात बताओ, 0/2 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो 0/2 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड देखो, sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = अच्छा, ये कह रहा है कि sin 2a बराबर होगा 2 sin a के, मतलब कि ये बराबर है। लॉजिकली ध्यान रखना, ये बराबर है, लेकिन ये कब बराबर होगा, क्या आप बता सकते हो? हमने कहा ठीक है, अभी बता देंगे। तो sin 2a बराबर होगा 2 sin a के। ऑप्शंस के साथ जाओ, इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको ना ऑप्शंस के साथ हिट एंड ट्रायल खेल जाओ, है ना। देखो अगर आप a लोगे तो 0 है, तो अगर आप देखो sin 2 × 0 तो 0 ही तो हो जाता है, ये a की जगह 0 रखोगे, 2 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अच्छा, sin a में यहाँ पर अगर आप 0 रख दो तो sin 0 अंश की, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगी, तो बात तो बराबर है, ये तो सही होना चाहिए। फिर भी 30 पर देख लेते हैं, तो 30 पर क्या हो जाएगा? जैसे ही आप a की जगह 30 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर वो 60 हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि sin 60 डिग्री = 2 टाइम्स ऑफ sin 30 डिग्री, ये थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ये इसका दुगना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। आप ट्राई कर लेना, ऑप्शन ए ही होगा और यही एक करेक्ट ऑप्शन है। तो थर्ड नंबर भी हो गया। फोर्थ नंबर में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब आसान है, खुद से करना आप। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ tan in bracket a plus b is equal to √3 and tan in bracket a minus b is equal to 1/√3, तो a और b की वैल्यू बताओ। लेकिन एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने कहा है कि मैं ये कह दे रहा हूँ कि a प्लस बी को जब जोड़ोगे ना तो 90 के बराबर या उससे छोटा होगा, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। और ये भी कह दिया गया है कि a बड़ा है b से। a बड़ा है b से ये क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, a बड़ा b से नहीं होगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है tan a - b ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया सा पेज पैतरा बताऊँगा। tan a + b = √3 क्वेश्चन वाले ने हमें दिया है, लेकिन हमारे पास अगर दिमाग है तो हम कहेंगे कि भाई ये ना हमें दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, tan a + b जो भी हमें दिया गया है इसको हम इक्वलाइज करते हैं tan की ही किसी वैल्यू के साथ। तो वो कौन सी वैल्यू है? तो वो वैल्यू है 60 डिग्री। ध्यान रखना, आपको याद होगा कि हाँ √3 जो है tan 60 की वैल्यू होती है। तो हमने कहा कि मेरे भाई ये जो आप tan में a + b, ये a + b क्या है? एंगल का ही तो प्लेस है। इस जगह पर क्या लिखा जाता है? ये पूरा पूरा एंगल को दिखा रहा है। अगर इसको हम डिकोड करें तो a + b क्या है? एक एंगल है। और यहाँ पर देखो उसी tan की वैल्यू में ये 60 डिग्री है, तो हम इस एंगल से इस एंगल को इक्वलाइज नहीं कर देंगे? इक्वलाइज कर देंगे। अब ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, इस tan से इस tan को कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई ये कोई नंबर थोड़ी ना है जो डिवाइड होकर के कैंसिल हो जाता है, नहीं, हम कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट a + b = 60 डिग्री। बोले ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे सिमिलरली a - b = अब इसके लिए आप ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, क्या है यहाँ पर a - b जो है 1/√3 है। 1/√3 tan में ही किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। तो हम कहेंगे कि ये किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। ये 30 डिग्री के बराबर है। हो गया? बोले ठीक।
अब देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को a प्लस बी इज इक्वल टू 60 रखो और यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 रखो। अब देखो क्या करते हैं ना, हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर हमने प्लस किया, इन दोनों इक्वेशन का हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो क्या होगा, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है ना, इसका सिंबल एज इट एज रहेगा और यही हमें चाहिए। अगर हमने इसका सिंबल एज इट एज रख दिया तो ये माइनस बी से प्लस बी आपस में कट जाएंगे, a प्लस ए दैट इज़ 2a हो जाएगा और यहाँ पर 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर। और इसी a की वैल्यू को आप कहीं पर भी रख दो, है ना, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दो तो हमें मिल जाएगा 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। और हम क्या करेंगे, इस b को उस साइड ले जाएंगे और 30 को इस साइड लाएंगे, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, 15 डिग्री। तो ये भी एक आंसर हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा वो कंडीशन भी कंप्लीट हो रहा है जिसमें लिखा था a बड़ा होगा b से। तो देखो a बड़ा है b से, 45 है वो। तो लो जी, ये हो गया हमारा आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 3 हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ये जो जस्टिफाई और आंसर है ना, इसने थोड़ा काम बढ़ा दिया। यहाँ पर मेरे को बस्सी भाई का वो डायलॉग याद आ गया कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिया, बोल दिया इफ़ ट्रू वाई बिकॉज इट नॉट फॉल्स। तो कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर याद आ गया। खैर, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी है क्या, ऐसा होता है? तो बोलो फॉल्स, ऐसा बोल दोगे, है ना। लेकिन जस्टिफाई करने को बोला है तो फिर हम हेडिंग डालेंगे जस्टिफिकेशन। एक काम करता हूँ, सॉल्व ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि क्या साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, क्या ऐसा है? तो लिखो यहाँ पर सीधे सीधे लिखना गिवन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अब आगे लिखोगे जस्टिफिकेशन। लेट सपोज a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 60, देन साइन a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। हमने कहा ठीक है, बट साइन 30 प्लस साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 30 कितना हो जाता है 1/2 और प्लस में साइन 60 क्या होता है √3/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो नीचे रह जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस √3 हो जाएगा। दैट डज नॉट इक्वल टू 1, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स। ओके, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जस्टिफाई कैसे करना है, तो हम एक हेडिंग डालेंगे जस्टिफिकेशन और यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, आगे बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बोलना हाँ ये ट्रू है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की टोटल वैल्यू भी बढ़ने लगती है और पूरा मतलब 0 से लेकर के 1 तक जाता है। ठीक है, तो देखो इसका जस्टिफिकेशन कैसे दोगे, तो आप हेडिंग डालोगे जस्टिफिकेशन और उसमें लिखोगे टेकिंग थीटा इज इक्वल टू, पहली बार में थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे जो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 ला करके दे देगा। फिर थीटा इज इक्वल टू 30 रखोगे जो कि साइन थीटा की वैल्यू ला करके 1/2 मतलब कि 0.05 दे देगा। फिर थीटा की वैल्यू आप रखोगे 45, तो ये आपको लगभग 0.7 का समथिंग दे देगा।
फिर थीटा की वैल्यू अगर आप रख दोगे 60 तो सॉल्व करोगे √3/2 में तो ये आपको 0.86 दे देगा, है ना। और थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रखोगे तो ये आपको 1 दे देगा। तो देखो वैल्यूज़ क्या है, 0 से 0.5 फिर 0.7 फिर 0.8 फिर 1.0, तो वैल्यू तो बढ़ रही है। तो ये जस्टिफिकेशन में आपको थोड़ा समझा के देना पड़ेगा, तो इसको ट्राई करना। हिंट तो मैंने दे ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, ये फॉल्स है। अगर ये कह देता कि इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज, तब हम कह देते कि हाँ ये ट्रू हो गया। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, 0 पर तो 1 रहता है सबसे ज़्यादा, लेकिन 90 पर जा कर के ये 0 हो जाता है, यानी कि डिक्रीज़ होता है। ठीक है। और जस्टिफिकेशन में फिर वैसे ही वैल्यूज़ डाल देना और कह देना कि देखो भैया सब तो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 1 से 0 की तरफ जा रहा है। 4th नंबर कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। नो, ये फॉल्स हो गया, है ना। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हम सीधा जस्टिफिकेशन में लिखेंगे फ्रॉम द टेबल, या फिर हम सिंपली साइन थीटा और कॉस थीटा का जो टोटल वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90, उन सब की वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है ना। और इसमें दिखाएंगे कि हियर जस्टिफिकेशन में हम ऐसे लिखेंगे, या फिर वो सब हटाओ, सीधे लिखेंगे कि ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमने ले लिया तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। इट मीन्स साइन 30 डिग्री डज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और इसीलिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो गया। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सही हो जाता अगर यहाँ पर ये ऑल नहीं लिखा रहता तो, है ना। ऑल वैल्यूज़ ऑफ 0 थीटा बोल दिया है ना, तो नहीं है भाई। सिर्फ एक ही थीटा की एक ही वैल्यू पर साइन इज इक्वल टू कॉस है, क्या 45 डिग्री पर, ठीक है। ये भी हो गया। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 4th का 5th पार्ट। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। सिंपल है कि हाँ ये ट्रू है, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन में क्या दोगे, तो वी नो दैट कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, और अगर ये आपका 0 है तो कॉस ए मतलब कि 0, और 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, अनडिफाइंड। तो भाई ए इज इक्वल टू 0 के लिए कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द 0th पार्ट ऑफ 1। वी कैन नॉट फाइंड 0th पार्ट ऑफ 1 या यूनिटी, और इसीलिए वो अनडिफाइंड हो गया। हाँ जी, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सॉल्यूशन। कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिया है, होमवर्क ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर होगा तो उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।